नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने का 1 साल। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। कहा, सरल, तार्किक और सुसंगत बनाए गए हैं नए कानून। मोदी कैबिनेट ने 4 महत्वपूर्ण फैसलों को दी मंजूरी। ईएलआई, आरडीआई योजना पर मुहर। नई खेल नीति 2025 भी स्वीकृत और परमकुंडी से रामनाथपुरम तक बनेगा 4 लेन राजमार्ग। भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा ने साधा विपक्ष पर निशाना। कहा, विपक्ष का फोकस केवल विनाश, नमाजवाद, परिवारवाद पर। डिजिटल इंडिया के विकास को पचा नहीं पा रहा इंडी गठबंधन। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही। मंडी में बादल फटने से 16 लोग लापता, 4 की मौत। उत्तराखंड में भी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। और फोन कॉल लीक मामले में थाईलैंड की पीएम पेंटोंगटान श्रीनावात्रा को झटका। कोर्ट ने किया निलंबित। 15 दिनों में देना होगा कोर्ट को जवाब। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात कैबिनेट के बड़े फैसलों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले किए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी ईएलआई को मंजूरी दी। इसके साथ ही कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना आरडीआई स्कीम को भी मंजूरी दी। साथ ही राष्ट्रीय खेल नीति यानी एनएसपी 2025 को भी मंजूरी दे दी। और इसके अलावा कैबिनेट ने तमिलनाडु में 1853 करोड़ रुपए की लागत से 46.7 किलोमीटर लंबे 4 लेन के परमकुंडी रामनाथपुरम खंड राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी। और अब अगली खबर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस और विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ विपक्ष नमाजवादी हो गया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकासवादी हैं और वो सिर्फ विकास की ही बात करते हैं। जब 10 साल डिजिटल इंडिया के पूर्ण हुए हैं, 50% ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के मॉडल की जीत है। आप 2 पैरेलल देखिए। इंडी अलायंस भ्रष्टाचार, इंडी अलायंस मतलब परिवारवाद, इंडी अलायंस मतलब नमाजवाद, इंडी अलायंस मतलब विनाशवाद। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का मतलब विकास, विकास, विकास। और अब बात प्रधानमंत्री के घाना दौरे जो होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से 5 देशों के महत्वपूर्ण कूटनीतिक दौरे पर रवाना होने वाले हैं। और इस दौरे की पहली कड़ी होगी घाना, जहां वो 2 से 3 जुलाई तक रहेंगे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 30 वर्षों में पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी, जो ऐतिहासिक मानी जा रही है। भारत और घाना के बीच संबंध गर्मजोशी और भरोसे पर आधारित हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास की साझी सोच ने इन संबंधों को समय के साथ और मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि दक्षिण सहयोग को मजबूत करने की एक रणनीतिक पहल है। ये 3 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है, जो अफ्रीका पर भारत के नए फोकस को दर्शाती है। There will be delegation level talks during which the bilateral relations will be reviewed and also discuss various ways to strengthen and deepen bilateral relations. Honorable Prime Minister will have a one-on-one meeting with his counterpart. Then there will be a banquet dinner in honor of Honorable Prime Minister. The next day, Prime Minister will be addressing the Parliament, and he also will be interacting with the Indian community there, which is about 15,000 in number. अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी वहां की संसद को भी संबोधित करेंगे।
भारत घाना द्विपक्षीय संबंधों की नींव व्यापार, निवेश और विकास सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर टिकी है। इस यात्रा के दौरान दोनों देश आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में मिलकर काम करेंगे। During the visit, there will be few focus items. Will be agriculture, where the Ghanaian leader, the president, is keen to engage with India. He is also keen on the vaccine development, creating a vaccine hub in Ghana, for not just Ghana but also the West Africa context. Defense cooperation will become an important item on the agenda, and the critical minerals and the digital public infrastructure. प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाई देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ के लिए भारत की प्रतिबद्धता को फिर से रेखांकित करेगी। स्वास्थ्य, डिजिटल नवाचार, कृषि और रक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी का रोड मैप व्यापक और भविष्यमुखी है। भारत और घाना प्रगति में एक दूसरे के भागीदार है और दोनों देश मिलकर एक साझा भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। कैमरामैन राकेश और मोर मुकुट शर्मा और इंजीनियर सौरभ के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, घाना। आगे दिखाएंगे आपको घाना से जुड़ी, घाना यात्रा से जुड़ी कुछ और भी खबर भी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। घाना की बात हम कर रहे थे। घाना में भारतीय प्रवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक दौरे को लेकर बेहद उत्साहित हैं। ये पीएम मोदी की घाना की पहली द्विपक्षीय यात्रा है और किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 30 वर्षों में ये पहली यात्रा होगी, तो भारतीय समुदाय ने भव्य स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर निकलेंगे और पहला स्टॉप है घाना में। लोगों से बात करते हैं, वो क्या मानते हैं प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है वो कितना इम्पोर्टेंट है और लोगों में कितना उत्साह है। मोदी जी आ रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो, और हम लोग बहुत एक्साइटेड है। वो घाना में आ रहे हैं हमसे, और उनसे मिलने के लिए हम जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत खुशी हो रही है। घाना में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए ये एक गर्व का क्षण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, और हम सब बहुत ही उनके उत्साह से उनके लिए हम सज्जे हैं, उनकी स्वागत के लिए। एक्साइटमेंट आप लोगों में बहुत है कि लग रहा है कि हमारे देश का कोई आप लोग के लिए आ रहे हैं ना, प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। हम एक भारतीय हो के भी और यहाँ विदेश में रहते हुए प्रधानमंत्री के आने के लिए बहुत खुश हैं। उनके नाम को हम लोग गर्व से लेते हैं। मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हर देश के विकास और औरतों के लिए जो भी योजनाएं, स्वच्छ भारत अभियान, ये सारी चीज़ें जो की, उससे हमें बहुत प्राउड फील होता है। पहले हमें कोई इतना जानता नहीं था, लेकिन अब बीइंग अ इंडियन आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, एंड हम बहुत खुश हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमसे मिलने आ रहे हैं। कितना एक्साइटेड फील कर रहे हैं प्रधानमंत्री को वेलकम करने के लिए। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री घाना विजिट कर रहे हैं और बेसिकली इंडिया का नाम एज ए लीडरशिप लोग ले रहे हैं, और उन्होंने प्रधानमंत्री ने प्रूव भी किया है कि हम लोग लीड कर सकते हैं इंडिया को। नमो नमो अतिथि देवो भव, ये हमारे मोदी जी का नारा है। मोदी जी, घाना, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली यहाँ पे पूरे उत्साह के साथ आपका यहाँ पे इंतज़ार कर रही है। हमारे लिए, घाना के लिए तो दिवाली जुलाई में ही आ गई। मोदी जी का आने की खुशी इतनी है कि मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूँ। रियली मैं बस हमारे यहाँ जो लोग यहाँ पे इंडिजिनस लोग हैं, वो लोग अक्सर कहते थे कि अगर मोदी जी ऐसा नेता हमको 6 महीने के मिल जाए तो ये पूरे देश की रुख ही बदल जाएगा। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री, सांसद हमारे बनारस का, हमारे बनारस को स्वच्छ बनारस बनाया है,
और फ्रीडम औरतों के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, जो हम ना कोई प्रधानमंत्री आज तक किया था, न करेगा, न कभी कर सकता है। और जो हमारे मोदी जी ने किया है हम औरतों के लिए, हम महिलाओं के लिए, इंडिया के लिए, जो इंडिया का नाम किया है हर जगह और जो जिस लेवल पे हमको ला के रखा है, देयर इज़ नो वर्ड टू एक्सप्रेस इट। उन्होंने जो 10-11 साल में जो काम किया, वो काम तो हम उनका यूट्यूब और बाकी माध्यम से देखते रहते हैं, लेकिन वो काम जो उन्होंने किया वो उनके मुंह से हमारे को ये टाइम सुनने में मिले, उस अवसर का जो है हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम, वी आर प्राउड इंडियन। और उन्होंने जो इज्जत दी है डायस्पोरा को पूरे वर्ल्ड में, वो शायद ही कोई प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री के लिए जो है वो अभी तक किया हो। जो उन्होंने लास्ट 11 साल में कर दिया है, इंडिया को जो मुकाम पे ले गए हैं वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल में, मतलब जो हमें लोग पहले आंख चुराते थे, अब हमसे आंख मिला के बात करते हैं वो लोग। तो जो चीज़ वो है उन्होंने कर दी है, आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन इवन डू इट दैट वन। घाना में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, बट हम भारतीयों के लिए हमारे गार्जियन आ रहे हैं, हमारे वेल विशर आ रहे हैं। आज यहाँ पे काम का वीकडेज हैं, लोग आए हैं, ऑफिस से छोड़ के आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक झलक प्रधानमंत्री की मिल जाए। और एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं, झंडा लेके तिरंगा घाना में लहराते हुए, ये सच में देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, आखड़ा घाना से। तो जबरदस्त उत्साह है प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर। अब कुछ और बड़ी खबर, भारत के नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने के उपलक्ष्य में न्याय प्रणाली में विश्वास का स्वर्णिम वर्ष नामक एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। अमित शाह ने नए कानूनों से संबंधित पुस्तकों का विमोचन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये नए कानून आने वाले दिनों में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आमूलचूल तरीके से बदलेंगे। एक प्रकार से आने वाले दिनों में हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, आपराधिक न्याय प्रणाली को आमूलचूल रूप से बदलने वाला है। जब आमूलचूल रूप से इसमें परिवर्तन आने वाला है, तो इसका मतलब क्या है? हमारी न्याय प्रणाली के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी कि न्याय मिलेगा, इसको किसी को कब मिलेगा, इसका किसी को विश्वास ही नहीं था। और कई हिंदी फिल्मों में एक बड़ा तकिया कलाम हो गया था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मैं भारत के सभी नागरिकों को आज के कार्यक्रम के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि लगभग 3 साल लगेंगे पूर्ण इसका क्रियान्वयन होने में। जुडिशरी, जेल, एफएसएल, पुलिस, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन, ये पूरी प्रणाली को पूर्ण रूप से क्रियान्वयन करने में ज्यादा से ज्यादा 3 साल लगेंगे। मगर इसके बाद में मैं विश्वास से कहता हूं कि किसी भी एफआईआर देश के किसी भी कोने में कर लीजिए, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक आपको न्याय मिल जाएगा, ये सुनिश्चित कर लिया। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले वक्त है एक और ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में, डिजिटल इंडिया के बीते 10 वर्षों के प्रयासों से भारत आज भविष्य की सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। डिजिटल इंडिया ने देश में नई क्रांति ला दी है। डिजिटल इंडिया के ये 10 साल भविष्य के भारत की मजबूत बुनियाद साबित होंगे। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। आज विश्व में होने वाला हर दूसरा डिजिटल भुगतान भारत में होता है। 2013 की तुलना में 2024 में देश के डिजिटल लेन देन में 100 गुना का उछाल आया है। भारत का यूपीआई फ्रांस और सिंगापुर सहित 7 देशों तक पहुंच चुका है। मोबाइल उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हब बन चुका है, जबकि देश की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की हो गई है। डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए,
दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे। तीसरा, डेटा सबकी पहुंच में होना है। और चौथा, डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमने इन 4 पिलर्स पर एक साथ काम करना शुरू किया और हमें इसके नतीजे भी मिले। डिजिटल इंडिया ने नागरिकों से जुड़ी सेवाओं में नई क्रांति पैदा करने का काम किया है। उदाहरण के लिए उमंग ऐप पर आज 2200 से अधिक सरकारी सेवाओं की उपलब्धता है। गवर्नमेंट की ये पहल से बहुत आसान हो गया है कि हमें हमारे कोई ट्रांजैक्शंस है, कोई बिल्स है, कोई बुकिंग है, वो सब हम इसी एक ऐप से हम कर सकते हैं। बहुत सारी योजनाओं का उसमें जानकारी दिया गया है, जिसमें हम घर बैठे इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। ये भारत सरकार का ऐप है, पूर्णतः 100% सुरक्षित है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। डिजिलॉकर पर 52 करोड़ से अधिक यूजर्स के 943 करोड़ से अधिक दस्तावेज अपलोड हैं। ये एक बहुत ही सेफ और सिक्योर ऐप है जो आपके आसानी से मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो जाता है। इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है और आम से आम जन और स्टूडेंट्स भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स रखने की प्रॉब्लम होती थी कि सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ कैरी करना होता था या ट्रैवल के टाइम पे प्रॉब्लम होता था, वो सब इससे नहीं होता है। ये डिजिटली आपके फ़ोन में सेव्ड रहता है, आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। 1400 से अधिक कृषि मंडियों वाला ई-नैम प्लेटफॉर्म 1.7 करोड़ किसानों और 4360 से अधिक कृषि उत्पादक संगठनों को अपने साथ जोड़ चुका है। ऐसी ही एक पहल गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस भी है। इसमें आप लोग डायरेक्ट अपना व्यवसाय कर सकते हैं, ई-बिडिंग कर सकते हैं और ये रोजगार भी बहुत ज़्यादा प्रदान कर रहा है। जो नए नए युवा पढ़कर आ रहे हैं वो जेम पोर्टल के माध्यम से अपने कारोबार इजीली स्टार्ट कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया का लाभ जन जन तक पहुंचे, इसके लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम के तहत 7.35 करोड़ से अधिक नागरिकों को ट्रेनिंग दी गई है। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का AI मिशन और 6,000 करोड़ रुपए का क्वांटम मिशन भी लॉन्च किया गया है। और सरकार की योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने, गरीबों वंचितों का हक सुनिश्चित करने और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जैम यानी कि जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति बनाई गई। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने जैम और DBT को लागू करने में भी अहम भूमिका निभाई है। वित्तीय समायोजन की सबसे बड़ी पहल जनधन योजना शुरू हुई 18 अगस्त 2014 को। जन भागीदारी की बड़ी मिसाल बनी और करीब 55 करोड़ बैंक खाते खुले, जिनमें 30 करोड़ खाते महिलाओं के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल ने युगांतकारी बदलाव सुनिश्चित किए। जनधन खाते आधार और मोबाइल से लिंक हुए। भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया। भारत ने डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए और इस प्लेटफॉर्म पर हुए इनोवेशन ने लाखों नए अवसर पैदा किए। जनधन, आधार और मोबाइल की जेम ट्रिनिटी कितने ही नए इनोवेशन का आधार बनी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने कितनी ही नई कंपनियों को नए मौके दिए हैं। जनधन, आधार और मोबाइल ने मिलकर भ्रष्टाचार पर प्रहार किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन से राशन तक सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में जैम की ट्रिनिटी कारगर साबित हुई है। आवास योजना या वृद्धा पेंशन, किसान सम्मान निधि या छात्रवृत्ति या बात हो सब्सिडी की, ऐसी योजनाओं के 44.5 लाख करोड़ रुपए अब तक सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंच चुके हैं और 3.50 लाख करोड़ की बड़ी रकम भ्रष्टाचारियों के हाथों में जाने से बची है। आज के दौर में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा और भारत सरकार द्वारा जो DBT की योजना चालू की गई है, तो अगर वो पैसे वहां से भेजते हैं तो पूरा डायरेक्ट उस खातेदार के खाते में आता है और लाभार्थी को पूरा पैसा मिलता है।
जो भी गवर्नमेंट की हमें मनी आती है, जो जैसे कि कोई स्कीम जनधन योजना है, कोई भी पैसा आ रहा है तो हमें डायरेक्ट हमारे अकाउंट्स में आ रहा है, कोई थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। जैम डीबीटी और डिजिटल इंडिया ने साथ मिलकर गरीबों और वंचितों के हक सुनिश्चित किए हैं। समृद्धि के नए द्वार खुले हैं, भ्रष्टाचार कम हुआ है। भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन, यही तो है प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प, जिसे देश अब मिलकर सिद्धि बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे बढ़ने से पहले वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। डिजिटल इंडिया ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नई क्रांति ला दी है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हो या ई संजीवनी या बात हो टीकाकरण के लिए चलाए गए यूविन प्लेटफॉर्म की, इन सभी डिजिटल अभियानों ने देश के स्वास्थ्य सेवा ढांचे में आमूलचूल रूप से परिवर्तन किया है। तो देखिए ये विशेष रिपोर्ट। भारत के सामान्य नागरिकों का बेहतर और आसान जीवन, डिजिटल इंडिया अभियान का बुनियादी उद्देश्य। आज जन्म प्रमाण पत्र से लेकर जीवन प्रमाण पत्र तक ऐसी सैकड़ों सुविधाएं ऑनलाइन है। बिजली पानी के बिल से लेकर अस्पतालों में अपॉइंटमेंट, बैंकों का लेन देन, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, एडमिशन, रिजर्वेशन, करीब करीब हर सुविधा को ऑनलाइन किया गया है। डिजिटल इंडिया मुहिम स्वास्थ्य सेवा ढांचे को विस्तार देती हुई आम लोगों के घर तक ले आई है। ई संजीवनी विश्व के सबसे बड़े टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म्स में शामिल है, जो सुनिश्चित कर रही है कि लोग घर बैठे भी मेडिकल कंसल्टेशन हासिल कर सकें। कोरोना काल में भी हम लोगों ने इससे बहुत ही फायदा लिया था और अभी भी ये बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि घर बैठे आप किसी भी अपनी बीमारी में उनसे सहायता ले सकते हैं। ई संजीवनी टेली मेडिसिन सेवा प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, जो बहुत अच्छी कारगर हुई है। मेरा परिवार उससे पूरा फायदा ले रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बहुत अच्छी योजना है, जो कि निःशुल्क है। इसमें मरीज को अस्पताल या क्लिनिक जाने की आवश्यकता नहीं होती, वो घर पर बैठे ही विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श प्राप्त करके अपना घर पर ही इलाज करा पाता है। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं का टीकाकरण हो तो यूविन प्लेटफॉर्म, जिस पर 7.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हैं। इसके तहत अब तक 27 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। कोरोना महामारी में 220 करोड़ से अधिक टीके लगाने में कोविन प्लेटफॉर्म की भूमिका भी बेमिसाल रही थी। यहाँ पे हमें यूविन पोर्टल की जानकारी हुई, जिसमें हम घर बैठे टीके के लिए अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि हमें यहाँ पे इस समय भीड़ है या नहीं है, या हमारा कितना नंबर है। उस समय से उस टाइम पे आके बिना भीड़ के, बिना लाइन में लगे टीका लगवाया जा सकता है। इन प्रयासों से जहां बुजुर्गों को प्रमुखता से लाभ मिला, वहीं जीवन प्रमाण जैसे कदम भी उनके जीवन में आसानी लाए। पेंशन भोगी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र के लिए दफ्तरों और बैंकों के चक्कर लगाने से निजात मिली। घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र हासिल करने की इस पहल के तहत अब तक 10.2 करोड़ से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराए गए हैं। और अब अगली बड़ी खबर। भारत सरकार की वाइब्रेंट विलेज पहल के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का दौरा किया। लद्दाख से लौटने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक समाचार पत्र में एक लेख में बताया कि इस आधिकारिक दौरे का उद्देश्य 14,700 फीट की ऊंचाई पर बसे सीमावर्ती गांव हानले में लोगों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को समझना था। निर्मला सीतारमण ने लेह पैलेस, हेमिस मठ का भी दौरा किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने लिखा कि लोगों ने बताया कि उनके गांव को अब बेहतर कनेक्टिविटी मिल गई है, जिसकी बदौलत उनके गांव तक पहुंचने में लगने वाला समय पहले के 6 घंटे से घटकर अब केवल 2 घंटे रह गया है। खानाबदोश चारावाहों के लिए सरकार ने पशु चिकित्सक के साथ मोबाइल एम्बुलेंस का इंतजाम किया है।
अस्थायी आंगनबाड़ी केंद्र भी बच्चों की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, जिसे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत सहायता दी जाती है। वित्त मंत्री ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में हर भारतीय की आकांक्षाओं और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई जाती हैं। हानले गांव भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। यह एक ऐसी विशेषता है जो इसे न केवल ब्रह्मांडीय पर्यटन के लिए बल्कि वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए भी खास बनाती है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने लिखा कि गांव में कई होमस्टे भी हैं जिनका नाम खगोलीय पिंडों के नाम पर रखा गया है। भारत सरकार की वाइब्रेंट विलेज पहल की बदौलत हानले अब ब्रह्मांडीय पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बन गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।